Now we're going to talk about how to do the summary. समरी जब भी आपके पेपर में आती है तो उसकी प्रेजेंटेशन की दो स्टाइल्स हैं आइट्स के अंदर। एक समरी जैसी आपको नजर आ रही ऐसे आएगा एग्जाम में, जिसमें लिखा हुआ है चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। जैसे आप फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, चाहे नोट्स हैं, सेंटेंस हैं, टेबल कंप्लीशन, वट जो भी है, आप पैराग्राफ में से वर्ड पिक करके ब्लैंक में फिल करते हैं। अपने पास से कभी भी नहीं लिखना, जो वर्ड है कॉपी एंड पेस्ट है। इसी तरह जब समरी आ जाती है उसमें लिखा है चूज वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आपने टेक्स्ट में से आंसर निकालना है। बाकी गेम सिंपल है, आपने जो गिवन स्टेटमेंट्स है इसके कीवर्ड्स बनाने हैं और जाके उसकी वोकैब मैच करनी है, जो आपका मिसिंग लिंक होगा वहां से। समरी की बस एक टिप बता देता हूँ आपको। समरी जब भी आती है वो हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं, और समरी के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली या तो एक ही पैराग्राफ से आते हैं या दो पैराग्राफ से भी आ सकते हैं। रेयर है कि कभी कभी तीन पैराग्राफ को भी ले लेते हैं, मगर अगर तीन पैराग्राफ को उन्होंने लिया हुआ है या तो क्वेश्चंस ज्यादा होंगे समरी में, या वो पैराग्राफ बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। जैसे अब भी हमने सी पैराग्राफ देखा है इसका। सो अगर तो एक ही बड़ा पैराग्राफ उसकी समरी बनी हुई है तो एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर होते हैं। सो आपने जब भी समरी करनी है वो टाइटल देते हैं। टाइटल में कभी कभी कोई ऐसा वर्ड दे देते हैं जो कि इजीली आइडेंटिफाई कराता है कि समरी कहाँ पे है। तो इसके लिए पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना होता, पहले उस जगह को ढूंढ लें, बस उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे नेप स्टेट है, वो हमें पता ऑलरेडी कहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। पढ़ें उस पैराग्राफ को शुरू से, और उस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पहले पढ़ने। एटलीस्ट पहली लाइन का कीवर्ड निकाल लेना, जहां से आपकी पहली लाइन मैच होगी समझे कि वहां से लेके नीचे तक समरी कवर होगी। गुड। अब पैराग्राफ क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, तो हमें पता है कि इस आर्टिकल को जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी हेडिंग्स की हैं इसकी, तो पैराग्राफ बी के अंदर समरी है क्योंकि नेप स्टेट का जिक्र यहाँ पे। सो आई थिंक आई एम गोना गिव यू 3 मिनट्स, 4 मिनट्स काफी है पैराग्राफ बी को जल्दी से पढ़ के। तो ये बाकी के क्वेश्चंस का आंसर लिखे, इसमें चार क्वेश्चंस हैं। जैसे ही आप कर लेंगे फिर हम इस पे एक डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, गो 4 मिनट्स टाइम, आंसर द क्वेश्चंस फॉर समरी। ऑलराइट जी, क्या आंसर है 34 का? क्या आंसर है? स्ट्रोक्स नहीं है, नेस्ट भी नहीं है, स्टिक्स। STICKS, स्टिक्स। क्या 35 का क्या आंसर है? इनफर्टाइल। 36 पोलैंड, एंड 37 लॉयल्टी। ठीक है, इसको जल्दी से मैच कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे बोर्ड पे फॉलो करें हम इसको क्विकली कवर कर लेंगे। सो सबसे पहला काम था इसके कीवर्ड मार्क करने। यहाँ पे लिखा है जी लास्ट स्प्रिंग two white strokes were observed nesting at nep state, putting dash together high up in a large oak tree। जब आप कीवर्ड मार्क करते हैं और उसमें फुल स्टॉप्स लगे होते हैं, कॉमास लगे होते हैं, तो ध्यान रखा करें। अब हमने लाइन जो है ना पैराग्राफ बी के शुरू में पढ़ी है अभी, ओक ट्री का जिक्र भी है। अब ओक ट्री पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पहली दो या तीन लाइन के अंदर ना कोई इसका रेफरेंस क्रिएट होगा। हम यहाँ से वापस जाते हैं और पुटिंग टुगेदर को जो है ना हमने सीक्वेंस में रखना और फोकस करते हैं यहाँ पे। सो उन्होंने बात की, सो आफ्टर सच अ लॉन्ग एब्सेंस देयर वाज ग्रेट एक्साइटमेंट व्हेन इन अप्रैल ऑफ दिस ईयर। ठीक है, अप्रैल का वर्ड आया तो हमारे पास स्प्रिंग का रेफरेंस आ गया, क्योंकि हमारे मुल्क में भी जो अप्रैल है जैसे भी चल रहा है तो स्प्रिंग वेदर चल रहा है। तो वहां पर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटेन के अंदर की बात करें तो जो मार्च अप्रैल है वो स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अप्रैल को उन्होंने स्प्रिंग के साथ यहाँ पे चेंज कर दिया। पेयर ऑफ वाइट स्ट्रोक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टू वाइट स्ट्रोक्स। पेयर, पेयर के अंदर दो लोग होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू वाइट स्ट्रोक्स, तो पेयर को उसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आगे का लिखा है जी बिल्ट एंड अनटाइडी नेस्ट ऑफ स्टिक्स। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा है वर ऑब्जर्व नेस्टिंग। ठीक है, तो बिल्ड एन अनटाइडी नेस्ट, तो ये ऑब्जर्व नेस्टिंग को रिप्रेजेंट कर गया। और अगर आप लाइन के एंड में जाएं तो नेप स्टेट का जिक्र वैसे ही आ गया, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेस्टिंग एट नेप स्टेट। अब बात ये रहेगी कि पुटिंग डैश टुगेदर क्या है, क्या चीजें उन्होंने इकट्ठी की हैं।
अगर आप अब यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा, इसमें हमारे पास ओक ट्री भी आ गया है, इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ अ ह्यूज ओक। आगे जो लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ आर रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन में वापस जाऊं तो लिखा हुआ है हाई अप इन अ लार्ज ओक ट्री। ठीक है जी, तो ओक ट्री भी आ गया, टॉप ब्रांचेस हाई अप भी आ गया, ह्यूज भी आ गया, सारा कुछ आ गया। तो पीछे मिसिंग क्या रह गया? तो एक्चुअली नेस्ट के लिए स्टिक्स पुटिंग टुगेदर था। अब यहां पर कहीं पर भी पुटिंग टुगेदर का आपके ना सर सिनोनिम बता दें, तो वो तो मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि लिखा नहीं हुआ कोई, पैराफ्रेज है। अब समरी की सेंस समझनी है। समरी जब भी वो देते हैं, समरी का मतलब है कि उन्होंने इसको स्क्वीज करके लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ को। आप भी जब समरीज करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ यार एक कुछ समरी लिख दें, तो आप किसी भी पैराग्राफ की मेन मेन चीजों को उठाते हैं, कुछ वर्ड्स एज इट इज डाल देते हैं, कुछ पैराफ्रेज कर देते हैं। जैसे नेस्ट डाल दिया, नेप स्टेट डाल दिया, ओक ट्री डाल दिया, कुछ को सिनेमाइज कर दिया। और कुछ वर्ड्स आप सेंस वाइज क्रिएट करते हैं। जैसे ऑब्जर्व का वर्ड हमारे क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। पुटिंग टुगेदर क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो अगर उसने अनटाइडी नेस्ट बनाया है, तो फिर नेस्ट जो है वो स्टिक्स को जोड़ के बनाया होगा। तो पुटिंग टुगेदर जो है ना सिर्फ स्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। मेकिंग सेंस? सो वी गॉट द आंसर। ओके जी, अगला आंसर था हमारा इनफर्टाइल। अब अगेन उसने यहां से अगली तीन चार लाइंस को पिक किया। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन को पहले यहां से हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज जी, द फीमेल laid 3 eggs which unfortunately proved to be infertile। अब हमने infertile का वर्ड डाला, ठीक है। अब वापस पैराग्राफ पे चलते हैं, एंड आई विल रीड द लाइन फ्रॉम वेयर आई स्टॉप्ड इट। इट सेज जी, ड्रोन footage taken before the pair started sitting on them। अब सिटिंग ऑन देम का जिक्र कर दिया, मगर किस पे? showed 3 large eggs। इसमें कहीं पे लिखा है कि एग्स फीमेल ने ले किए हैं। वो एक अंडरस्टैंडिंग है अब इसके अंदर कि अगर एक्स की बात आ रही है, पेयर की बात आ रही है, तो जो फीमेल स्ट्रोक है उसने एग्स ले किए होंगे। अब वो इसने पैराफ्रेज कर दिया बीच में। जब बात करें ना कि पेयर स्टार्टेड सिटिंग ऑन देम, इट मींस कि एग्स लेड है। गुड। तो क्वेश्चन सेज द फीमेल लेड 3 eggs। हमारे पास 3 eggs का रेफरेंस है। अब अगेन लार्ज का वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, उन्होंने नहीं डाला क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स का साइज क्या था। अगली बात ये है कि अनफॉर्चुनेट की उन्होंने बात की है कि यार ये जो है ना अच्छा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली इज अ नेगेटिव वर्ड। अब हम अगर अगली लाइन में जाएं, द फैक्ट दैट दे वर इनफर्टाइल एंड डिड नॉट हैच वाज नॉट टू डिसअपॉइंटिंग। ठीक है। अब ये जो पूरी लाइन है, ये एक नेगेटिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एग्स पे परिंदे बैठ रहे थे मगर वो हैच नहीं हुए क्योंकि वो इनफर्टाइल एग्स थे। अब स्टेटमेंट में क्या लिखा है? विच अनफॉर्चुनेटली। अब अनफॉर्चुनेटली की सेंस आ रही है इसके अंदर, ठीक है। ये उनके लिए है कि डिसअपॉइंटिंग तो ये है कि वो नहीं हुए, मगर इस पूरी लाइन में अगेन सेंस ये है कि अफसोस हुआ इस बात का, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, मगर क्वेश्चन की सेंस कुछ और बन रही है। अगेन पैराफ्रेज करें तो देन इट विल मेक सेंस। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? दे प्रूव टू बी। अब दे कौन है? ये दे उसने वही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दे वर इनफर्टाइल। तो दे प्रूव टू बी इनफर्टाइल। अब ये सिर्फ इसके अंदर से लाइन बच जाएगी। अब जब आप समरी करते हैं, समरी में आपको एडवांटेज ये होता है कि एक ही पैराग्राफ में आंसर मिलेंगे या कंसेक्यूटिव 2 में मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर पैराफ्रेजिंग थोड़ी हायर लेवल पे होती है एज कंपेयर टू सेंटेंसेस, नोट्स कंप्लीशन या टेबल कंप्लीशन। तो अगर आप उसकी सेंस को मैच नहीं कर पाएंगे, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ये जो अभी मैं आपको करवा रही हूँ वो कैब मैचिंग है, जिसकी हमने कल भी प्रैक्टिस की थी। कि अगर आपका आंसर गलत है, तो आंसर वर्ड को देखें कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट उठाएं, पैसेज पे वापस है और उसको मैच करने की कोशिश करें। कौन से वर्ड्स एज इट इज हैं, कौन से वर्ड्स सिनोनिम है और कौन से वर्ड्स पैराफ्रेज सेंस में लिखे हैं। देन आहिस्ता 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 आपकी सेंस डेवलप होगी। गुड।
सो यहां से इसका आंसर निकला इनफर्टाइल वाला। अगली बात उन्होंने लिखी है पोलैंड की, द क्वेश्चन विच इज टॉकिंग अबाउट के ब्रीड कहाँ से लेके आए हैं हम। देन इट सेज, इसका जो सेकंड पोर्शन है, दीज टू स्ट्रोक्स वर ब्रेड इन डैश एंड आफ्टर अराइविंग इन द यूके। इसका मतलब कि पहले कहीं पे और ब्रेड हुए हैं, उसके बाद यूके में आए। तो वो आई थिंक लाइन नंबर, अगर आप पैसेज में जाएं, कौन सा लाइन नंबर बनती है? 9, आई थिंक लाइन नंबर 9 बन रही है आपके पैराग्राफ में। So if you go to the paragraph and it's almost in line number 9 जहाँ पे पोलैंड का रेफरेंस है, अगर मैं यहां से पढ़ना शुरू करूँ, these young strokes are part of a project to return the species to Britain, inspired by reintroductions in European countries that more than reach their target, imported from। ठीक है, इसका मतलब है कि देवर ब्रॉट इन, इसका मतलब कि जब ये परिंदे पैदा हुए थे तो ये ब्रिटेन में तो पैदा नहीं हुए थे, और इनका जो इनिशियल पीरियड है वो एक्चुअली किसी और जगह पे था, क्योंकि वो इंपोर्ट हुए हैं कहीं से। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वर ब्रेड इन एंड आफ्टर अराइविंग इन द यूके। ठीक है जी। सो इसलिए पोलैंड का नाम आ गया, और आखिरी वर्ड है लॉयल्टी, वो ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इन परिंदों को पहले हमने कुछ और परिंदों के साथ रखे और बाद में इसको नेप्ट स्टेट में भेजा था जब वो 3, 3.5 या 4 साल के हो गए थे। वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 4 इयर्स के थे ये जब उन्होंने एक्चुअली इनको वहां पे रेस्ट करवाया था, ये लिखा हुआ है। सो इनके इनिशियल के 3 इयर्स इन परिंदों के साथ थे, जो कि ये 6 एकड़ पैन में इन्होंने गुजारे हैं। अब इस लाइन के अंदर लिखा है कि उनमें से एक परिंदा उड़ के चला गया। अगेन जैसे हमने भी बात की है, जैसे सफारी पार्क है या वाइल्ड में है तो परिंदों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई भी, ओपन है। तो अगर वो चले जाते हैं तो वो चले गए। इन दिस केस वो परिंदा गया मगर वो परिंदा वापस आ गया, क्योंकि माइग्रेशन बर्ड्स हैं ये जब वेदर चेंज होता है तो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस लाइन के अंदर पूरी सेंस वो बनी है कि वो परिंदा गया एंड द बर्ड वॉज बैक 2 इयर्स अगो, और फिर वो वापस आ गया, जो कि शो करे कि अब उस परिंदे को सेंस आ गई कि ये मेरा घर है। अगर मैंने ब्रिटेन आना है तो इधर आना है, और अगर मैंने फ्रांस जाना है तो फिर मैंने इस जगह पे चलेगा। गुड। देखो तो परिंदों की भी मौजें लगी हैं, कभी ब्रिटेन में जा रहे हैं, कभी फ्रांस जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली बात, अब अगर पैसेज पे आए, इसके क्वेश्चंस पे आए आप तो। सो हियर इट क्लियरली सेज के ये जो 3 लाइनें हैं ये तो वही है जो मिडिल पोर्शन कवर किया है, कि उनको जुवेनाइल्स के साथ या दूसरे बर्ड्स के साथ रखा गया। और यहाँ पे उन्होंने कवर किया, इट अपेयर्स दैट स्ट्रोक्स आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डैश टू देयर होम। और पैसेज में जो वर्ड इन्होंने एक्चुअली इसके लिए यूज किया है वो यहाँ पे यूज किया है, 2 years ago, the birds from NEP flew across to channel। नहीं, पिछली लाइन से यहीं से पढ़ते हैं, imported from Poland। They have spent the best part of 3 years in 6 acre pan with a group of other juveniles and several injured non-flying adults। ये जो दे तो वो 2 स्ट्रोक्स की बात करे जिसके एग्स की बात की है। आगे लिखा है जी, other birds have already shown strong loyalty to the site। टू द साइट नेप स्टेट आ गया, ऑलरेडी शोन ये है जो ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंस ऑफ, जिसके अंदर उन्होंने फिर बताया है कि वो गया और उड़ के वापस आ गया। जो अगली लाइन लिखी वो नीचे फिर आपके क्वेश्चन में पैराफ्रेज्ड है, जिसमें से एक बर्ड गया और वापस आ गया। सो अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वोकैब मैच पे काम करें, आपको समरी फिलिंग ब्लैंक्स एक क्वेश्चंस की ज्यादा सेंस बनेगी। सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं इसको अब वाइंड अप करूं इस समरी को, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा और आपका आंसर गलत हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉयल्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे इनफर्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिक्स का वर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे पोलैंड लिखा हुआ है, तो आंसर की में से जाके वो वर्ड पहले देख लें। वो वर्ड क्योंकि पैसेज में लिखा होगा एज इट इज, उस वर्ड को जाके कर लें हाईलाइट, अच्छा ये लिखा हुआ है, और फिर इन लाइंस को अच्छे से पढ़ें और इन लाइंस को वापस लेके जाएं पैसेज के अंदर, और वहां पे देखिए यार ये लाइंस में कौन से वर्ड्स उसने चेंज कर दिए। इस तरह आपको वोकैब मैच के समझ आएगी। तो फिर जब आप नेक्स्ट कोई काम करेंगे तो फिर आप पैसेज पढ़ के तो सीधा आंसर तक पहुंचेंगे।
So that's how you go back and forth. We good? All right जी, इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं. We good?